अकबर बीरबल और शाही जलेबी का मीठा समझौता। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। दिल्ली का तख्त आबाद था और बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद था। नवरत्नों से सजा दरबार हर दिन किसी न किसी नई चर्चा का गवाह बनता था। लेकिन इन दिनों दरबार में राजनीति से ज्यादा स्वाद की चर्चा थी। बादशाह अकबर खाने के शौकीन तो थे ही, लेकिन कभी कभी उनकी ये शौकीनी सनक में बदल जाती थी। और जब बादशाह को सनक चढ़ती तो मुसीबत अक्सर बीरबल के सिर पर ही आती थी। अध्याय 1, बादशाह की नई सनक। यह सब शुरू हुआ एक सुहावनी सुबह, जब आगरा के सबसे मशहूर हलवाई गट्टूमल ने दरबार में एक नई मिठाई पेश की। ये कोई साधारण मिठाई नहीं थी। ये केसर, मावा और शुद्ध देसी घी में डूबी हुई चाशनी से लबालब एक खास किस्म की शाही जलेबी थी। अकबर ने जैसे ही जलेबी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें बंद हो गई। स्वाद ऐसा था कि जैसे जन्नत का दरवाजा जीभ पर खुल गया हो। कुरकुरी, रसीली और खुशबूदार। वाह, सुभान अल्लाह! अकबर चिल्ला उठे। गट्टूमल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक हमने हजारों मिठाइयां चखी, लेकिन इस जलेबी के आगे सब फीकी है। गट्टूमल खुशी से खूलकर कुप्पा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बादशाह ने तुरंत फरमान जारी कर दिया, आज से हमारे शाही दस्तरखान पर सिर्फ और सिर्फ यही शाही जलेबी परोसी जाएगी। और तो और, पूरे आगरा शहर में अगले 1 महीने तक कोई दूसरी मिठाई नहीं बिकेगी। हम चाहते हैं कि हमारी रियाया प्रजा भी वही स्वाद ले जो उनके बादशाह ने लिया है। दरबारी सन्न रह गए। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें तीखा पसंद था, का चेहरा उतर गया। मानसिंह ने अपनी मूंछें सिकोड़ ली। लेकिन बादशाह का हुक्म था, कौन टाल सकता था। अध्याय 2, हलवाइयों का हाहाकार। 2 दिन तो सब ठीक चला। लोगों ने जलेबी खाई और तारीफ की। लेकिन तीसरे दिन से समस्या शुरू हो गई। आगरा के बाकी हलवाई, जो गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़े और रसमलाई बनाते थे, बेरोजगार हो गए। उनका सामान सड़ने लगा। दूसरी तरफ जनता का हाल बुरा था। सुबह नाश्ते में जलेबी, दोपहर के खाने के बाद जलेबी और रात को सोने से पहले जलेबी। बच्चे रोने लगे कि उन्हें लड्डू चाहिए। बूढ़ों के दांत चाशनी से दुखने लगे। वैद्य और हकीम परेशान हो गए कि शहर में शुगर, मधुमेह की बीमारी महामारी की तरह न फैल जाए। 5वें दिन हलवाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल जी, हमारी रक्षा करें। उन्होंने गुहार लगाई। अगर यह जलेबी का कानून वापस नहीं लिया गया तो हम भूखे मर जाएंगे। और जनता भी उब चुकी है। बीरबल अपनी खिचड़ी, जो अभी बन ही रही थी, छोड़कर बाहर आए। उन्होंने समस्या सुनी और मुस्कुराए। बादशाह सलामत को मीठा बहुत पसंद आ रहा है। लगता है लोहे को लोहे से नहीं, बल्कि मीठे को समझौते से काटना पड़ेगा। अध्याय 3, बीरबल का प्रवेश और मीठा समझौता। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर जलेबी का आनंद ले रहे थे। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए। जहांपनाह, सुना है कि शाही जलेबी का जादू पूरे शहर पर छा गया है। बीरबल ने चुटकी ली। बिल्कुल बीरबल, तुम भी चखो। तुम्हें समझ आएगा कि हमने बाकी मिठाइयां क्यों बंद करवाई। अकबर ने एक जलेबी बीरबल की ओर बढ़ाई। बीरबल ने जलेबी खाई और बहुत तारीफ की। वाकई हुजूर, ये अद्भुत है। लेकिन क्या? अकबर की त्योरी चढ़ गई। हुजूर, मुझे लगता है कि ये जलेबी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई नहीं है। बीरबल ने बम फोड़ा। पूरा दरबार शांत हो गया। गट्टूमल का पसीना छूटने लगा। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम हमारी पसंद का अपमान कर रहे हो। क्या इससे बेहतर कुछ है? जी हुजूर, बीरबल ने कहा, लेकिन उसे साबित करने के लिए मुझे आपके साथ एक
मीठा समझौता, स्वीट अग्रीमेंट करना होगा। कैसा समझौता? बीरबल ने एक कागज निकाला और पढ़ने लगे। शर्त यह है कि अगले 7 दिनों तक मैं, बीरबल, आपको यह साबित कर दूंगा कि दुनिया में सिर्फ मिठास ही सब कुछ नहीं है और शाही जलेबी से भी बढ़कर एक चीज है। अगर मैं जीत गया तो आप जलेबी का कानून वापस लेंगे और सभी मिठाइयां बहाल करेंगे। अगर मैं हारा तो मैं, बीरबल, जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा और रोज 5 किलो जलेबी खाऊंगा। अकबर हंसे। 5 किलो जलेबी? ये तो सजा नहीं, मजा है। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे? ये मुझ पर छोड़ दीजिए जहांपनाह। बस इस समझौते पर मुहर लगा दीजिए। समझौता साइन हो गया। इसे शाही मीठा समझौता नाम दिया गया। अध्याय 4, बीरबल की रसीली चाल। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने महल के शाही रसोइये, शेफ, को अपने विश्वास में लिया। बीरबल जानते थे कि किसी चीज की अति ही उसका अंत होती है। पहला दिन, बादशाह दोपहर के भोजन के लिए बैठे। सामने थाल आया, ढक्कन हटाया गया। उसमें जलेबी की सब्जी थी। अकबर चौंके। ये क्या है? रसोइये ने कहा, हुजूर, बीरबल जी ने कहा है कि जब जलेबी इतनी अच्छी है तो उसे हर रूप में खाया जाना चाहिए। ये मसालेदार जलेबी करी है। अकबर ने अनमने ढंग से खाया। मीठा और नमकीन का अजीब मिश्रण था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन, बादशाह नहाने गए। पानी से जलेबी की खुशबू आ रही थी। पता चला कि बीरबल ने हमाम के पानी में केसर और चाशनी मिलवा दी है। बीरबल, अकबर चिल्लाए। ये क्या बदतमीजी है? बीरबल हाजिर हुए। हुजूर, ये बदतमीजी नहीं, अरोमा थेरेपी है। जब जलेबी इतनी प्यारी है तो उसकी खुशबू से नहाना तो जन्नत जैसा एहसास देगा ना। अकबर चुप रह गए। शर्त जो लगी थी। 5वां दिन, चरम सीमा। अब तक अकबर का यह हाल था कि जलेबी शब्द सुनते ही उन्हें उबकाई आने लगती थी। लेकिन अपनी जिद के पक्के बादशाह हार मानने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने अपना आखिरी दाव चला। उन्होंने अकबर को एक दावत पर बुलाया। अध्याय 5, मीठा जेलखाना। दावत बीरबल के घर पर थी। पूरा कमरा जलेबियों से सजाया गया था। झालर की जगह जलेबियां लटक रही थी। अकबर बैठे। थाली में पुलाव आया, मीठा पुलाव जलेबी के टुकड़ों के साथ। पानी मांगा, शरबत मिला, जलेबी का घोल। रोटी आई, वो भी चीनी की चाशनी में डूबी हुई। अकबर का सब्र टूटने लगा था। उनकी जीभ नमक और तीखेपन के लिए तरस रही थी। उन्हें अपनी मां के हाथ का बना कड़वा करेला याद आने लगा। बीरबल पास ही बैठे मुस्कुरा रहे थे। खाइए जहांपनाह, देखिए मैंने आपके लिए जलेबी का अचार अभी बनवाया है। अकबर ने जैसे ही वो मीठा अचार मुंह में डाला, उनका दिमाग फट पड़ा। बस बस करो बीरबल, अकबर चिल्लाए। पानी, मुझे सादा पानी दो और कुछ नमकीन लाओ। थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च, कुछ भी, बस ये मीठा हटाओ। बीरबल ने शांति से कहा। लेकिन जहांपनाह, समझौता तो 7 दिन का था। अभी तो 5 ही दिन हुए हैं और शाही फरमान के मुताबिक शहर में नमक या तीखा मिलना मना है। सिर्फ जलेबी ही उपलब्ध है। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। बीरबल, मैं अपनी सल्तनत का आधा खजाना दे दूंगा, बस मुझे एक हरी मिर्च लाकर दो। अध्याय 6, सबसे मीठी चीज। बीरबल ने ताली बजाई। एक नौकर चांदी की तश्तरी में एक छोटी सी चीज लेकर आया। वो कपड़े से ढकी थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये वो चीज है जो जलेबी से भी ज्यादा कीमती और मीठी साबित होगी, भले ही इसका स्वाद मीठा ना हो। अकबर ने कपड़ा हटाया। वहां एक सूखी रोटी और आम का तीखा आचार रखा था। बादशाह अकबर
जो मखमल के गद्दों पर बैठते थे और सोने के बर्तनों में खाते थे, उस सूखी रोटी और तीखे आचार पर ऐसे टूटे जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर टूटता है। जैसे ही आचार का तीखापन उनकी जीभ पर लगा, उनके मुंह से निकला, आह सुकून। उस तीखेपन में जो आनंद था, वो हजारों मन जलेबियों में नहीं था। अकबर ने भरपेट सादा खाना खाया, पानी पिया और डकार ली। फिर बीरबल की ओर देखा और हंसे। तुम जीत गए बीरबल। अध्याय 7, समझौते का निष्कर्ष। अगले दिन दरबार फिर लगा, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। अकबर ने सिंहासन से घोषणा की, हमें यह एहसास हो गया है कि दुनिया में सिर्फ मिठास ही सब कुछ नहीं है। जीवन का असली मजा स्वादों के संतुलन, बैलेंस ऑफ टेस्ट्स में है। अगर दुख न हो तो सुख की कीमत नहीं पता चलती। अगर तीखा न हो तो मीठे की कद्र नहीं होती। बादशाह ने आगे कहा, हम बीरबल के साथ हुए उस मीठे समझौते में अपनी हार स्वीकार करते हैं। आज से शाही जलेबी का एकाधिकार खत्म किया जाता है। आगरा के सभी हलवाई अपनी अपनी मिठाइयां बेच सकते हैं। और हाँ, मुल्ला दो प्याजा के लिए आज शाम के खाने में एक्स्ट्रा प्याज और हरी मिर्च का इंतजाम किया जाए। पूरे दरबार में वाह वाह और ढाकों की गूंज उठ गई। गट्टूमल हलवाई थोड़ा उदास हुआ, लेकिन बीरबल ने उसके कान में कहा, अरे मूर्ख, खुश हो जा। अगर बादशाह एक हफ्ता और जलेबी खाते तो शायद तुझे फांसी पर चढ़ा देते, क्योंकि उन्हें जलेबी से नफरत हो जाती। अब कम से कम तेरी दुकान तो चलती रहेगी। गट्टूमल को बात समझ आ गई और उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। उपसंहार। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी किसी एक चीज की सनक नहीं पाली, और जब भी कोई समझौते की बात करता तो लोग उस मीठे समझौते को याद करके हंस पड़ते। बीरबल ने न सिर्फ प्रजा को बचाया, बल्कि बादशाह को एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ भी पढ़ाया कि अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो अमृत जैसी जलेबी ही क्यों न हो। दरबार का महासंग्राम और बीरबल की जादुई छड़ी। प्रस्तावना, शांति से पहले का तूफान। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा। लाल किले का दीवान-ए खास अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। यहां देश विदेश के मसले सुलझाए जाते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी और न्याय होता था। बादशाह अकबर का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। बादशाह अकबर अभी दरबार में पधारे नहीं थे। उनके आने से पहले दरबारी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, पर यह गुफ्तगू धीरे धीरे बहस और फिर एक बड़े झगड़े में बदलने वाली थी। अध्याय 1, चिंगारी भड़की। झगड़े की शुरुआत एक बहुत ही छोटी और बेतुकी बात से हुई। सेनापति मानसिंह, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी तलवार की मूठ हैंडल को मखमल के कपड़े से साफ कर रहे थे। पास ही खड़े राजकवि पोएट अपनी नई गजल गुनगुना रहे थे। अचानक राजकवि ने एक शेर पढ़ा, कलम की ताकत है सबसे न्यारी, झुक जाती है इसके आगे तलवार भी भारी। मानसिंह का हाथ रुक गया। उन्होंने कवि की ओर देखा और तल्खी से बोले, कविराज, ये कलम तब तक ही चलती है जब तक हमारी तलवारें सीमा पर दुश्मन का सिर काटती हैं। जिस दिन तलवार रुक गई, उस दिन तुम्हारी कलम की स्याही सूख जाएगी। कवि को ये बात चुभ गई। उन्होंने पलटवार किया, मानसिंह जी, इतिहास तलवार से नहीं, कलम से लिखा जाता है। अगर हम न लिखें तो आपकी वीरता को 100 साल बाद कौन याद रखेगा। बात बढ़ गई। दरबार 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ तलवार गुट, सेनापति और सैनिक, दूसरी तरफ कलम गुट, कवि, मुंशी और विद्वान। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें आग में घी डालने की आदत थी, बीच में कूद पड़े। अरे भाई, तुम दोनों गलत हो। सबसे बड़ी ताकत तो जुबान की है। मैं चाहूं तो अपनी बातों से 2 राज्यों में युद्ध करवा दूं, और चाहूं तो सुलह।
देखते ही देखते बहस चीख पुकार में बदल गई। शाही खजांची ट्रेजर चिल्लाया, पैसा सबसे बड़ा पैसा है, बिना धन के न तलवार बनेगी न कलम। शोर इतना बढ़ा कि कबूतर डरकर खिड़कियों से उड़ गए। दरबार मछली बाजार बन चुका था। अध्याय 2, बादशाह का क्रोध। ठीक उसी वक्त नगाड़े बजे। बादब, बामुलाहिजा, होशिया, शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। अकबर ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उन्हें सन्नाटे की जगह शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि मानसिंह का चेहरा लाल है, मुल्ला दोप्याजा अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं और खजांची अपनी पोटली सीने से लगाए एक कोने में दुबके हैं। ये क्या तमाशा है? अकबर की आवाज बिजली की तरह कड़की। सब अपनी जगह जम गए। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अकबर सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखों में अंगारे थे। हमने सोचा था कि हम विद्वानों के बीच आ रहे हैं, पर यह तो गमवारों की सभा लग रही है। क्या वजह है इस बदतमीजी की? मानसिंह ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। पर बात यह उठी थी कि सल्तनत के लिए सबसे जरूरी कौन है, तलवार, कलम या खजाना? अकबर ने सिर पीटा। बस इतनी सी बात पर तुम लोगों ने दरबार की गरिमा गिरा दी। तभी मुल्ला दोप्याजा ने धीरे से कहा, हुजूर, फैसला हो नहीं पा रहा था, इसलिए आवाजें थोड़ी ऊंची हो गई। अकबर ने पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम भी इस झगड़े में शामिल क्यों नहीं हुए? बीरबल खड़े हुए और झुककर सलाम किया। जहांपनाह, मैं देख रहा था कि मूर्खता का शोर ज्ञान की खामोशी से ज्यादा तेज होता है। इस बात पर दरबारी और जल भुन गए। अध्याय 3, बीरबल की परीक्षा। अकबर का मूड खराब हो चुका था। उन्होंने तय किया कि आज इस अहंकार के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ठीक है, अकबर ने ऐलान किया, चूंकि तुम सब अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हो, तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं। ये एक प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा वही दरबार का प्रधान माना जाएगा। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। अकबर ने अपनी अंगुली से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और उसे दरबार के बीचों बीच रखे एक मेज पर रख दिया। शर्त यह है, अकबर बोले, इस अंगूठी को यहां से उठाकर मेरे पास लाना है। लेकिन एक नियम है, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, न ही अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करेगा। जो इस अंगूठी को मेरे पास ले आएगा, वही साबित करेगा कि उसकी विधा, स्किल सबसे श्रेष्ठ है। दरबारी सन्न रह गए। जगह से हिलना नहीं है, हाथ पैर नहीं हिलाने, तो अंगूठी आएगी कैसे? क्या जादू से? तलवार गुट। मानसिंह ने अपनी तलवार फेंककर अंगूठी को खिसकाने की कोशिश की, पर तलवार की लंबाई कम पड़ गई और नियम के मुताबिक हाथ हिलाना भी मना था। पर उन्होंने थोड़ी बेईमानी की थी, फिर भी असफल रहे। कलम गुट। कवियों ने कविताओं से अंगूठी को रिझाने की कोशिश की। हे अंगूठी, उड़ जा और बादशाह के पास चली जा। पर बेजान वस्तु कविता कहाँ सुनती। खजांची। उसने सोचा कि गुलामों को पैसे देकर काम करा लूं, पर बादशाह ने इशारा किया कि किसी बाहरी मदद की इजाजत नहीं है। मुल्ला दोप्याजा ने अपनी पगड़ी का कपड़ा फेंककर उसे फंसाने की कोशिश की, पर वह निशाना चूक गए और पगड़ी खजांची के सिर पर जा गिरी। दरबार में दबी हुई हंसी गूंज उठी। घंटों बीत गए, कोई सफल नहीं हुआ। झगड़ा करने वाले सारे महारथी अब सिर झुकाए खड़े थे। अध्याय 4, बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है? क्या तुम्हारी बुद्धिमानी भी आज हार गई? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, बस मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बीरबल अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उन्होंने न तलवार उठाई, न कलम, न पैसा। उन्होंने बस जोर से, बहुत जोर से दरबार के रक्षक, गार्ड को पुकारा जो दरवाजे पर खड़ा था।
अरे उस सिपाही, जरा अंदर आना। सिपाही दौड़कर आया। जी हुजूर, बीरबल ने कड़क आवाज में कहा। बादशाह सलामत का हुक्म है। वो जो मेज पर अंगूठी रखी है उसे उठाओ और बाइज्जत जहांपनाह के हाथ में दे दो। खबरदार जो गिराई तो। सिपाही ने तुरंत अंगूठी उठाई, उसे साफ किया और बड़े आदर के साथ बादशाह अकबर के हाथ में थमा दी। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने हाथ पैर नहीं हिलाए अंगूठी उठाने के लिए। उन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह। तलवार सिपाही के पास थी, पर उसे चलाने का हुक्म मेरी जुबान ने दिया। सिपाही के शरीर में ताकत थी, पर उसे दिशा मेरी अक्ल ने दी। इसलिए न तलवार बड़ी, न कलम, न पैसा। सबसे बड़ी होती है सही समय पर सही आदेश देने की सूझबूझ। अध्याय 5, अहंकार का अंत और नया षड्यंत्र। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मान गए। तुमने बैठे बैठे काम कर दिया। बाकी दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी हार हो चुकी थी, लेकिन जलन की आग अभी बुझी नहीं थी। खासकर शाही इमाम और मुल्ला दोप्याजा को ये हार हजम नहीं हुई। जैसे ही दरबार तत्म हुआ, एक नया षड्यंत्र रचा जाने लगा। ये बीरबल हर बार बातों से जीत जाता है, मुल्ला दोप्याजा ने फुसफुसाया। इस बार हमें उसे ऐसी मुसीबत में फंसाना होगा जहां उसकी जुबान नहीं। सबूत बोले। उन्होंने तय किया कि बीरबल पर राजद्रोह, ट्रीजन और चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा। अगले दिन अकबर का सबसे पसंदीदा नवरत्न हार, 9 रत्नों वाला हार गायब हो गया। यह हार बादशाह के शयन कक्ष, बेडरूम में रखा था। शोर मच गया। हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। जांच शुरू हुई। कोतवाल ने शाही महल का कोना कोना छान मारा। हार कहीं नहीं मिला। तभी मुल्ला दोप्याजा ने एक गवाह पेश किया, एक नौकर जो कांप रहा था। बताओ, तुमने क्या देखा? मुल्ला ने पूछा। नौकर ने डरते हुए बीरबल की ओर इशारा किया। हुजूर, कल रात मैंने बीरबल साहब को शाही शयन कक्ष के पास संदिग्ध हालत में देखा था। उनके हाथ में एक पोटली थी। अकबर सन्न रह गए। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये दरबार के झगड़े का दूसरा भाग है, बदला लेने की साजिश। जहांपनाह, बीरबल बोले, मैं कल रात अपने घर पर था। ये नौकर झूठ बोल रहा है या इसे गलतफहमी हुई है, लेकिन हार तुम्हारी ही पालकी पैलनक्विन के नीचे से मिला है। कोतवाल ने प्रवेश करते हुए कहा। उसके हाथ में वो हार था जो बीरबल की सवारी के पास पाया गया था। सबूत बीरबल के खिलाफ थे। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। देखा, अक्लमंदी की आड़ में चोरी करता है। अकबर का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन सबूत सबूत होता है। बादशाह ने भारी मन से कहा, बीरबल, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें जेल में रहना होगा। तुम्हारे पास 3 दिन है। अध्याय 6, जेल में बीरबल और जादुई गधा। बीरबल को कालकोठरी में डाल दिया गया। उनके विरोधी जश्न मनाने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। लेकिन बीरबल जेल में भी आराम से सो रहे थे। उन्हें पता था कि जल्दबाजी में किया गया वार अक्सर वार करने वाले पर ही गिरता है। दूसरे दिन बीरबल ने जेलर के जरिए बादशाह को एक संदेश भिजवाया। जहांपनाह, मैंने चोर का पता लगा लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे शाही जादुई गधे की जरूरत पड़ेगी। अकबर संदेश पढ़कर हैरान हुए। जादुई गधा? फिर भी उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। सारे दरबारी मौजूद थे, जिनमें असली चोर भी शामिल था, जो मुल्ला दोप्याजा का एक खास आदमी था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे एक मित्र ने मुझे एक जादुई गधा दिया है। उसकी खासियत यह है कि अगर कोई चोर उसकी पूंछ पकड़े तो गधा रेंकने
चिल्लाने लगता है, लेकिन अगर कोई ईमानदार आदमी पूंछ पकड़े तो वह चुप रहता है। अकबर ने कहा, ठीक है, गधे को पेश किया जाए। एक साधारण गधे को दरबार के बीचों बीच एक तंबू टेंट के अंदर खड़ा कर दिया गया। तंबू के अंदर अंधेरा था। बीरबल ने ऐलान किया, अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो या संतरी, बारी बारी से तंबू में जाएगा और गधे की पूंछ पकड़कर खींचेगा। अगर गधा चिल्लाया तो समझो वही चोर है। अगर सबने पूंछ पकड़ी और गधा नहीं चिल्लाया तो इसका मतलब चोर दरबार से भाग चुका है। दरबारी डर गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था। एक एक करके सब तंबू में गए। मान सिंह गए, गधा चुप रहा। खजांची गए, गधा चुप रहा। मुल्ला दो प्याजा गए, गधा चुप रहा। वो नौकर भी गया जिसने गवाही दी थी, गधा चुप रहा। सब बाहर आ गए, गधा एक बार भी नहीं रेंका। मुल्ला दो प्याजा हंसे, लो, तुम्हारा जादू तो फेल हो गया बीरबल। गधा तो बोला ही नहीं। इसका मतलब कोई चोर नहीं है, तुम ही झूठ बोल रहे थे। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, जादुई गधे ने अपना काम कर दिया है। बीरबल बादशाह के पास गए और बोले, जहां पनाह, अब आप सभी दरबारियों से कहें कि वे अपनी हथेलियां पाल्म्स आगे करें। मुझे उनकी हथेलियां सूंघनी है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल सबके पास गए और हाथ सूंघे। अंत में वे उस गवाह नौकर और असली साजिशकर्ता एक मंत्री के पास रुके। बीरबल ने जोर से कहा, जहां पनाह, यही दोनों असली चोर हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने खुलासा किया, हुजूर, मैंने गधे की पूंछ पर एक खास किस्म का सुगंधित इत्र, परफ्यूम और थोड़ा काजल लगा दिया था। जिसने गधे की पूंछ पकड़ी उसके हाथ में खुशबू और हल्का काला निशान आ गया। लेकिन इन दोनों के हाथ एकदम साफ हैं और उनमें कोई खुशबू नहीं है। इसका मतलब इन्होंने डर के मारे गधे की पूंछ छुई ही नहीं। इन्हें डर था कि गधा चिल्ला देगा। चोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और सब कबूल कर लिया कि उसे मुल्ला दोप्याजा के गुट ने बीरबल को फंसाने के लिए पैसे दिए थे। अध्याय 7, अंतिम निर्णय। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा शर्म से पानी पानी हो गए। अकबर गुस्से से खड़े हुए। तो ये सब एक साजिश थी, सिर्फ जलन के कारण। बादशाह ने मुल्ला दोप्याजा और उनके साथियों को कड़ी फटकार लगाई। वे उन्हें जेल भेजने ही वाले थे कि बीरबल ने उन्हें रोक दिया। जहां पनाह, इन्हें माफ कर दीजिए, बीरबल ने उदारता दिखाई। दरबार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होनी चाहिए, पर ईर्ष्या नहीं। आज के झगड़े ने साबित कर दिया है कि झूठ के पाव नहीं होते और सच को आंच नहीं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली, लेकिन मुल्ला दोप्याजा को सजा के तौर पर अगले 1 महीने तक दरबार में बीरबल को सलाम करने और उनके लिए पान लाने का हुक्म दिया। उपसंहार, शांति की वापसी। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, सच बताओ, क्या वाकई तलवार और कलम से बड़ी अक्ल है? बीरबल ने यमुना नदी की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, अक्ल सिर्फ एक औजार है, सबसे बड़ी चीज है नियति और बादशाह का इकबाल। अगर आप मुझ पर भरोसा न करते तो मेरी अक्ल जेल में ही सड़ जाती। अकबर हंसे और अपनी माला बीरबल को पहना दी। और तुम्हारी यही बातें हमें तुम्हारा कायल बनाती हैं, बीरबल। उस दिन के बाद से दरबार में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहे, क्योंकि बिना नोकझोंक के दरबार कैसा, लेकिन बीरबल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश फिर कभी नहीं रची गई। सबको समझ आ गया था कि बीरबल से उलझना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है। कहानी समाप्त। राजा का अहंकार और किसान का अनमोल समझौता। प्रस्तावना: सोने की नगरी और अभिमानी राजा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक राज्य था।
कंचनपुर। कंचनपुर का मतलब है सोने का शहर। वहां के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। महाराज विक्रम सिंह दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बुरी बीमारी थी, मैं की बीमारी। उन्हें लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो उनके पास है। उनका खजाना सबसे बड़ा, उनकी तलवार सबसे तेज और उनकी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण। उनके दरबारी दिन रात उनकी झूठी तारीफ करते रहते थे। महाराज, आपकी तो छींक में भी संगीत है, एक दरबारी कहता। महाराज, सूरज भी आपसे पूछकर उगता है, दूसरा कहता। इन तारीफों ने राजा को जमीन से काट दिया था। लेकिन कंचनपुर के ही एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था बुद्धिलाल। बुद्धिलाल के पास खेत छोटा था, लेकिन दिमाग बहुत बड़ा था। वो हर समस्या का हल हंसते हंसते निकाल लेता था। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन राजा और किसान का आमना सामना हो गया और यही से शुरू हुई हमारी मजेदार दास्तान। अध्याय 1, जंगल में मंगल। गर्मियों के दिन थे। महाराज विक्रम सिंह शिकार खेलने जंगल गए। उनके साथ पूरा लश्कर था, लेकिन एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बिछड़ गए। रास्ता भटक कर राजा एक खेत के पास पहुंचे। वहां एक पेड़ की छाव में बुद्धिलाल अपनी सूखी रोटी और प्याज खा रहा था। राजा को बहुत प्यास लगी थी। राजा घोड़े से उतरे और बोले, एक किसान, हमें पानी पिलाओ। जानते नहीं हम कौन हैं। बुद्धिलाल ने ऊपर देखा। उसने राजा को पहचाना, लेकिन अनजान बनते हुए बोला, भाई, तुम कोई भी हो, प्यास तो सबको एक जैसी लगती है। वो रखा है मटका, पी लो पानी। राजा को ये तूतराक पसंद नहीं आया। फिर भी प्यास के मारे उन्होंने पानी पिया। पानी पीकर जान में जान आई तो उनका अहंकार वापस जाग गया। राजा ने कहा, तुम बहुत बदकिस्मत हो किसान, सूखी रोटी खा रहे हो। हमारे महल में आओ, वहां कुत्ते भी दूध मलाई खाते हैं। बुद्धिलाल मुस्कुराया। महाराज, अब उसने संबोधन बदल दिया, सुख रोटी में नहीं भूख में होता है। और रही बात बदकिस्मती की, तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा गरीब हैं। राजा की आंखें फैल गई। क्या कहा? मैं कंचनपुर का राजा गरीब? मेरी एक अंगूठी की कीमत तुम्हारे 7 पुश्तों की कमाई से ज्यादा है। बुद्धिलाल ने कहा, यही तो वहम है आपका। चलिए एक समझौता, बेट अग्रीमेंट कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अध्याय 2, शाही समझौता। राजा को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, कैसा समझौता? बुद्धिलाल ने अपनी पगड़ी ठीक की और खड़ा हो गया। महाराज, समझौता यह है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी मेरे पूर्वजों के बारे में होगी। राजा हंसे। तो शर्त यह है, बुद्धिलाल ने कहा, कि मैं जो कुछ भी कहूं आपको उसे सच, ट्रू मानना होगा। आपको हर वाक्य के बाद कहना होगा, हाँ ये सच है। अगर, बुद्धिलाल ने उंगली उठाई, अगर कहानी के बीच में कभी भी आपने ये कहा कि ये झूठ है या ये असंभव है, तो आप हार जाएंगे और हारने पर आपको मुझे 10,000 सोने की मोहरें देनी होंगी। राजा ने सोचा, ये तो बहुत आसान है, ये गमवार किसान क्या ही बोलेगा, मैं बस करता रहूंगा और अंत में इसे कोड़े लगवाऊंगा कि इसने मेरा वक्त बर्बाद किया। राजा ने शर्त जोड़ दी, और अगर मैं अंत तक हाँ कहता रहा और मैंने तुम्हें झूठा नहीं कहा तो? बुद्धिलाल ने कहा, तो मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा और मेरे खेत आपके शाही घोड़ों के लिए दान कर दूंगा। समझौता पक्का हो गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को, जो उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा था, गवाह बनाया। एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पर समझौता लिखा गया। इसे नाम दिया गया सत्य और असत्य का महासमझौता। अध्याय 3, दरबार में कहानी शुरू। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था।
लोग दूर दूर से ये तमाशा देखने आए थे कि एक मामूली किसान राजा को कैसे हराएगा। महाराज सिंहासन पर बैठे थे, बुद्धिलाल बीच में खड़ा था। बुद्धिलाल ने कहानी शुरू की। बुद्धिलाल, महाराज, मेरे दादाजी, जिनका नाम महाबुद्धिलाल था, बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास 10,000 भैंसें थी। राजा मुस्कुराते हुए, हाँ, ये सच है। मन में सोचा, हो सकता है अमीर रहा हूं। बुद्धिलाल, लेकिन महाराज, हमारे गांव में जगह कम थी, तो मेरे दादाजी ने उन भैंसों को धरती पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर पालने का फैसला किया। वे बादलों पर सीढ़ी लगाकर चढ़ते थे और भैंसों को वहीं चराते थे। दरबारी अपनी हंसी दबाने लगे। बादलों पर भैंसें। राजा का मन हुआ कि चिल्लाएं, झूठ, लेकिन 10,000 मोहरों का ख्याल आ गया। राजा दांत पीसते हुए, हाँ, ये सच है, तुम्हारे दादाजी बड़े पहुंचे हुए होंगे। बुद्धिलाल, शुक्रिया महाराज। फिर क्या हुआ? बादलों पर घास खत्म हो गई, तो मेरे दादाजी ने सोचा कि अब क्या खिलाएं। उन्होंने देखा कि आसमान में इंद्रधनुष, रेनबो निकला है। उन्होंने भैंसों को इंद्रधनुष खिलाना शुरू कर दिया। इसलिए हमारी भैंसें रंग बिरंगा दूध देती थी, लाल, नीला, पीला दूध। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मंत्री ने अपना सिर पकड़ लिया। राजा का चेहरा लाल हो रहा था। यह बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन शर्त तो शर्त थी। राजा मुट्ठी भींचकर, ये भी सच है, विचित्र भैंसें थी। अध्याय 4, कहानी का पागलपन। बुद्धिलाल ने देखा कि राजा अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। उसने कहानी का गियर बदला। बुद्धिलाल, फिर एक दिन क्या हुआ महाराज कि बादलों में छेद हो गया। मेरी एक भैंस उस छेद से नीचे गिर गई, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरी। वह सीधे उड़ते हुए एक बरगद के पेड़ के बीज के अंदर घुस गई। राजा, बीज के अंदर? भैंस? बुद्धिलाल, जी महाराज। और वह बीज जब जमीन पर गिरा तो उससे एक ऐसा पेड़ उगा जिसके हर पत्ते पर जलेबियां लटकती थी। हम लोग सुबह उठकर पेड़ हिलाते और नाश्ते में जलेबी खाते। राजा को अब गुस्सा आ रहा था। ये किसान न सिर्फ झूठ बोल रहा था, बल्कि राजा की बुद्धि का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन राजा ने सोचा, बस थोड़ी देर और, फिर ये थकेगा और मैं जीत जाऊंगा। मुझे बस झूठ है नहीं बोलना है। राजा ठंडी सांस लेकर, भाई, सच है, कुदरत का करिश्मा है। अध्याय 5, असली जाल, द ट्रैप। अब बुद्धिलाल ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पासा फेंका। वो गंभीर हो गया। बुद्धिलाल, महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बार मेरे दादाजी के पास पैसों की बहुत कमी हो गई। अकाल पड़ गया था। सारी रंगीन दूध वाली भैंसें और जलेबी का पेड़ सूख गया। राजा, बड़ा दुख हुआ सुनकर। हाँ, ये सच है। बुद्धिलाल, उस समय आपके दादाजी, स्वर्गीय महाराजा प्रताप सिंह, हमारे गांव आए। वे बहुत गरीब हालत में थे। उनका राज्य किसी दुश्मन ने छीन लिया था और वे खाने पीने को मोहताज थे। राजा अपनी कुर्सी पर आगे खिसके। मेरे दादाजी गरीब, लेकिन उन्होंने फिर खुद को रोका। अगर झूठ बोला तो हार जाऊंगा। राजा, हाँ, हो सकता है, समय का चक्र है। हाँ, ये सच है। बुद्धिलाल, तो मेरे दयालु दादाजी ने आपके दादाजी की मदद करने की सोची। मेरे दादाजी के पास उस समय सोने की धूल का एक पहाड़ था। उन्होंने उसमें से 50 बोरियां शुद्ध हीरे और 1 लाख सोने की मोहरें आपके दादाजी को उधार दी, ताकि वे अपनी सेना फिर से बना सके और अपना राज्य वापस ले सके। पूरा दरबार सन्न रह गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। बुद्धिलाल, और आपके दादाजी ने, यानी महाराज प्रताप सिंह ने,
मेरे दादाजी को एक वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट लिखकर दिया था कि ये कर्ज उनके पोते यानी आप, विक्रम सिंह, मेरे दादाजी के पोते यानी मुझे को ब्याज सहित वापस करेंगे। बुद्धिलाल चुप हो गया और राजा की आंखों में देखा। अध्याय 6, राजा की दुविधा, चेकमेट। अब राजा विक्रम सिंह फंस चुके थे, बुरी तरह फंस चुके थे। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। रास्ता 1, अगर राजा कहते हैं कि ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा मान रहे हैं कि उनके दादाजी ने सच में 1 लाख मोहरे और 50 बोरी हीरे उधार लिए थे। समझौते के मुताबिक राजा को वह पुराना कर्ज अब बुद्धिलाल को चुकाना पड़ेगा। ये रकम तो 10,000 मोहरों से कहीं ज्यादा थी। इसमें तो आधा राज्य खाली हो जाता। रास्ता 2, अगर राजा कहते हैं कि ये झूठ है तो वे बुद्धिलाल के साथ किया गया समझौता हार जाएंगे। शर्त के मुताबिक हारने पर उन्हें 10,000 मोहरें देनी होंगी। राजा का दिमाग चकरा गया। अगर हां बोले तो लाखों का नुकसान और इज्जत का फालूदा कि उनके पूर्वज भिखारी थे। अगर ना बोले तो 10,000 का नुकसान और शर्त की हार। मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज फंस गए। अगर आप इसे सच मानते हैं तो ये अभी खजाना मांग लेगा कर्ज के नाम पर। बेहतर है कि शर्त हार जाइए। 10,000 मोहरें देना आधे राज्य को देने से सस्ता है। अध्याय 7, फैसला और किसान की जीत। राजा का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। उन्होंने बुद्धिलाल को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अंततः राजा अपनी कुर्सी से खड़े हुए और चिल्लाए, झूठ, सरासर झूठ, महाझूठ। मेरे दादाजी ने कभी किसी फटेहाल किसान से उधार नहीं लिया। तुम बकवास कर रहे हो। जैसे ही राजा के मुंह से झूठ शब्द निकला, बुद्धिलाल ने जोर से ताली बजाई। वाह महाराज, वाह। बुद्धिलाल हंसा। आखिरकार आपने कह ही दिया कि ये झूठ है। इसका मतलब आप शर्त हार गए। राजा को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। वे गुस्से में थे, लेकिन साथ ही साथ राहत भी महसूस कर रहे थे कि उन्हें वो काल्पनिक भारी कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये बुद्धिमानी का एक अद्भुत नमूना था। अध्याय 8, राजा का हृदय परिवर्तन। राजा विक्रम सिंह अपनी गद्दी पर वापस बैठे। उनका गुस्सा अब हंसी में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि धन और पद होने से कोई बड़ा नहीं होता, समय और बुद्धि सबसे बड़ी होती है। राजा ने कहा, बुद्धिलाल, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। वाकई तुमने हमें अपनी ही जुबान के जाल में फंसा दिया। मुनीम जी, खजाने से 10,000 सोने की मोहरें बुद्धिलाल को दी जाए। बुद्धिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे ये मोहरें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? राजा हैरान थे। जी नहीं, बुद्धिलाल बोला, मैंने यह समझौता पैसों के लिए नहीं किया था। मैंने तो बस ये दिखाने के लिए किया था कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मैंने आपके पूर्वजों की बेइज्जती की झूठी कहानी में, तो आपका अहंकार जाग गया और आप सच-झूठ के खेल में हार गए। बुद्धिलाल ने आगे कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस एक वादा दीजिए कि आज के बाद आप कभी किसी गरीब को अपनी दौलत का रौब नहीं दिखाएंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने सिंहासन से उतरे और बुद्धिलाल को गले लगा लिया। उपसंहार। उस दिन के बाद से महाराज विक्रम सिंह बदल गए। उन्होंने बुद्धिलाल को अपना प्रधान सलाहकार, चीफ एडवाइजर नियुक्त किया। लेकिन बुद्धिलाल ने गांव छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वो जब भी दरबार आता, राजा के लिए अपने खेत की ताजी मूली और गन्ने लाता। और राजा अब सोने की थाली छोड़कर बुद्धिलाल के साथ बैठकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने में ज्यादा आनंद लेते थे। कहानी की सीख, बुद्धि के आगे बल और धन दोनों बौने हैं, और कभी भी किसी को छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। शोर शराबे से भरी और अंत में इतनी सुकून देने वाली है कि आपको पढ़कर लगेगा कि आप उसी बाजार के बीच खड़े हैं। प्रस्तुत है कहानी चौपट बाजार का महायुद्ध और एक कप चाय। प्रस्तावना शोर का शहर। ये कहानी है हल्ला गुल्लापुर शहर की। इस शहर का दिल था इसका मुख्य बाजार चौपट मंडी। चौपट मंडी की खासियत ये थी कि यहां खामोशी का मतलब मौत समझा जाता था। सुबह 4 बजे से ही यहां आलू ले लो, ताजे बैंगन ले लो, अरे ओ मैडम इधर देखो कि आवाजें गूंजने लगती थी। इस मंडी के 2 सबसे बड़े और पुराने दुश्मन थे, मुरारी लाल आलू वाले और घसीटे राम सब्जी वाले। इन दोनों की दुकानें बिल्कुल आमने सामने थी और जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव रहता है, वैसे ही इन दोनों की दुकानों के बीच जो 5 फुट की सड़क थी वो युद्ध का मैदान थी। अध्याय 1 2 शेर एक जंगल। मुरारी लाल एक भारी भरकम आदमी थे। उनका पेट इतना बड़ा था कि लगता था उन्होंने अपनी दुकान के सारे आलू खुद ही खा लिए हैं। उनकी आवाज में बादलों जैसी गड़गड़ाहट थी। दूसरी तरफ घसीटे राम एकदम सुखेप्तले सिंक सलाई जैसे थे, लेकिन उनकी जुबान कैंची से भी तेज चलती थी। बरसों से इनका नियम था, अगर मुरारी चिल्लाता सोने जैसे आलू ले लो, तो घसीटे तुरंत चिल्लाता और उन आलूओं को पकाने के लिए मेरे पास से हीरे जैसी गोभी ले लो, वरना आलू कच्चा रह जाएगा। ग्राहक कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मजा सबको आता। लेकिन उस मंगलवार की सुबह कुछ अलग होने वाला था। उस दिन ग्रहों की दशा खराब थी, या शायद मुरारी लाल का नाश्ता ठीक नहीं हुआ था। सुबह के 10 बज रहे थे। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी बाजार में शहर की सबसे अमीर और कंजूस महिला मिसेस चंपा चमेली पधारी। मिसेस चंपा अपनी बड़ी सी कार से उतरी और सीधे मुरारी की दुकान पर गई। मुरारी भाई 1 किलो आलू देना, लेकिन सुनो, आलू के साथ धनिया मिर्ची फ्री में देना। मुरारी लाल का मूड सुबह से खराब था। उन्होंने तुनक कर कहा, मैम साहब, आलू सोने के भाव बिक रहे हैं और आप मुफ्त का धनिया मांग रही हैं। माफ करो, आगे बढ़ो। मिसेस चंपा का मुंह खुल गया। वह पलटीन और सामने घसीटे राम की दुकान पर गई। घसीटे ने मौका ताड़ लिया। उसने जोर से कहा, आइए मैम साहब, आइए। अरे कुछ लोग मुरारी की तरफ इशारा करते हुए रईसों की कद्र नहीं जानते। आप मुझसे 1 किलो गोभी लीजिए, मैं आपको धनिया मिर्ची और साथ में 1 नींबू भी फ्री दूंगा। मिसेस चंपा खुश हो गई। उन्होंने जोर से कहा, इसे कहते हैं दुकानदार, वो सामने वाला तो सड़ा हुआ कद्दू हूं। बस यही वह चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। मुरारी लाल ने सुन लिया। क्या सड़ा हुआ कद्दू? ओए घसीटे, तूने मुझे कद्दू बुलवाया? घसीटे राम मुस्कुराया, मैंने नहीं बुलवाया मुरारी भाई, जनता की आवाज है और जनता जनार्दन होती है। अध्याय 3 शब्दों के बाण द वर्बल वॉर। मुरारी लाल अपनी गद्दी से ऐसे उठे जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। वो सड़क के बीच आ गए। ओए सिंक सलाई, ओए सुखी हुई भिंडी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्राहक तोड़ने की? घसीटे राम भी काउंटर फान कर बाहर आ गए। अरे जाजा, ओए उबले हुए आलू, तू ग्राहक से तमीज से बात नहीं करेगा तो ग्राहक क्या तेरी आरती उतारेगा? भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने सब्जी खरीदना छोड़ दिया और गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। मुरारी, तेरी शक्ल देखी है आईने में? ऐसा लगता है जैसे किसी ने करेले को निचोड़ दिया हो। घसीटे, और तू, तुझे देखकर तो भैंस भी रास्ता बदल ले कि कहीं ये मेरा चारा न खा जाए। भीड़ से आवाजें आने लगी। वाह, क्या जवाब दिया! अरे मुरारी भाई, चुप मत रहो। बात अब मां बहन तक नहीं, बल्कि सब्जियों के खानदान तक पहुंच गई थी।
तेरा बाप तो रही, तेरा दादा टिंडा। अध्याय 4, महायुद्ध का शंखनाद, फ्लाइंग टोमेटोज। जब शब्दों के तीर खत्म हो गए तो अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। मुरारी लाल ने आव देखा न ताव अपनी टोकरी से एक बड़ा सा सड़ा हुआ टमाटर उठाया और पूरी ताकत से घसीटे की तरफ फेंका। निशाना चूक गया और टमाटर पीछे खड़े एक हवलदार दरोगा डंडा सिंह की टोपी पर जा लगा। पचक। दरोगा जी अभी कुछ समझ पाते उससे पहले घसीटे राम ने जवाब में एक लौकी बॉटल गोर्ड फेंकी। लौकी हवा में लहराती हुई गई और मुरारी के पेट पर धप से लगी। हाय मियां, मुरारी चिल्लाया, अब तो नहीं बचेगा, अब तो युद्ध शुरू हो गया। उधर से बैंगन आ रहे थे, इधर से मूली जा रही थी। आसमान में आलू ऐसे उड़ रहे थे जैसे ओले गिर रहे हों। भिंडी की बौछार तीरों की तरह हो रही थी। पूरा बाजार रणभूमि बन गया। ग्राहक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मिसेस चंपा चमेली अपनी साड़ी संभालते हुए कार के नीचे छुप गई। एक आलू किसी की खिड़की में घुसा, एक गोभी चाय वाले की केतली में गिरी। चाय वाला चिल्लाया, अरे मेरी चाय में गोभी का तड़का लग गया। अध्याय 5, सांड का प्रवेश, एंटर द बुल। लड़ाई अपने चरम पर थी। दोनों दुकानदार लाल पीले हो चुके थे। दुकानों का आधा सामान सड़क पर फैला हुआ था। तभी बाजार के दक्षिणी छोर से एक नया पात्र, कैरेक्टर इस नाटक में शामिल हुआ। यह था भोलू, बाजार का आवारा और मस्तमौला सांड। बोल। भोलू सांड आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज सड़क पर बिखरी हुई ताजी हरी सब्जियों की दावत देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि आज उसका जन्मदिन है। भोलू ने एक हुंकार भरी और दौड़ पड़ा। भागो, सांड आया। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन मुरारी और घसीटे अपनी धुन में थे। वे एक दूसरे की गिरेबान पकड़े हुए थे। अचानक उन्हें धरती हिलती हुई महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा। सामने साक्षात यमराज का वाहन भोलू खड़ा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। भोलू ने न मुरारी को देखा न घसीटे को। उसने सीधे घसीटे की पाल की टोकरी में मुंह मारा। घसीटे चिल्लाया, अरे मेरी पालक, हट हट। भोलू को डिस्टर्ब होना पसंद नहीं था। उसने सिर घुमाया और एक हल्का सा धक्का मुरारी को दिया। मुरारी 10 फीट दूर जाकर आलू की बोरी पर गिरे। फिर भोलू ने घसीटे की धोती चबाने की कोशिश की तो घसीटे पेड़ पर चढ़ गया। अध्याय 6, तबाही और सन्नाटा। अगले 15 मिनट तक बाजार में सिर्फ भोलू का राज था। उसने मुरारी के आलू रौंद दिए, घसीटे की गोभी चबा ली, दरोगा जी की जीप के टायर पर सींग मारा। जब भोलू का पेट भर गया और उसे लगा कि अब सोने का वक्त हो गया है, तो वो इत्मीनान से डकार लेता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बाजार में मौत का सन्नाटा छा गया। धूल जम चुकी थी। सड़क पर टूटी हुई टोकरियां, कुचले हुए टमाटर और पिचके हुए आलू पड़े थे। लाखों का नुकसान हो चुका था। मुरारी लाल आलू के ढेर से बाहर निकले। उनके कपड़े फटे हुए थे, सिर पर अंडे का छिलका चिपका था। घसीटे राम पेड़ से नीचे उतरे। उनकी एक चप्पल गायब थी और चश्मा टेढ़ा हो गया था। अध्याय 7, एक कप चाय, द क्वाइट एंडिंग। दोनों धीरे धीरे चलकर सड़क के बीच में आए। न मुरारी में चिल्लाने की ताकत थी, न घसीटे में ताना मारने की हिम्मत। उन्होंने चारों तरफ देखा। अपनी मेहनत, अपनी कमाई सब कचरा बन चुकी थी। और वो भी किस लिए? एक धनिया की गड्डी के लिए। मुरारी ने घसीटे की तरफ देखा। घसीटे का चेहरा रोने जैसा था। मुरारी का दिल पसीज गया। आखिर थे तो वो पड़ोसी ही। मुरारी ने अपनी जेब टटोली। एक बीड़ी का बंडल निकला जो पिचका हुआ था। उसने चुपचाप एक बीड़ी निकाली और घसीटे की तरफ बढ़ाई। घसीटे ने कांपते हाथों से बीड़ी ली। मुरारी ने माचिस जलाई। दोनों ने वहीं
सड़क के बीचों बीच कचरे के ढेर पर बैठकर बीड़ी सुलगाई। 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ धुआं उड़ा। तभी कोने से चाय वाला, जिसकी केतली में गोभी गिरी थी, 2 गिलास चाय लेकर आया। वो भी समझ गया था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। उसने बिना कुछ कहे दोनों के हाथ में चाय थमा दी। घसीटे ने चाय की चुस्की ली और टूटी हुई आवाज में कहा, मुरारी भाई। मुरारी ने हाथ उठाकर उसे रोका। कुछ मत बोल घसीटे, गलती मेरी थी। वो मेम साहब ही मनहूस थी। घसीटे हंसा, दर्द भरी हंसी। नहीं भाई, गलती मेरी थी। मुझे तुझे कद्दू नहीं बोलना चाहिए था। तू तो कटहल है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। मुरारी भी मुस्कुरा दिया। और तू करेला है, कड़वा है, पर सेहत के लिए अच्छा है। तभी वहां दरोगा डंडा सिंह आए। उनका डंडा टूट चुका था। तो अब क्या करें? एफआईआर लिखूं तुम दोनों पर? दरोगा ने पूछा। मुरारी और घसीटे एक साथ खड़े हुए। मुरारी ने कहा, कैसी एफआईआर दरोगा जी? हम तो बस कबड्डी खेल रहे थे। घसीटे ने जोड़ा, हां, और रेफरी वो सांड था। वो जीत गया। पूरा बाजार, जो अब तक सहमा हुआ था, ठहाका मारकर हंस पड़ा। उपसंहार, नई शुरुआत। शाम होते होते दोनों ने मिलकर सफाई की। मुरारी ने घसीटे की टोकरी उठाई। घसीटे ने मुरारी के आलू बटोरे। नुकसान तो हुआ था, लेकिन उस दिन उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा। उस शाम जब वे घर जाने लगे तो मुरारी ने कहा, कल मंडी से ताजा माल आएंगे। घसीटे ने कहा, और सुन, कल से अगर कोई धनिया मांगे तो आधा तू देना, आधा मैं दूंगा। और इस तरह बाजार की सबसे बड़ी, सबसे शोरगुल वाली लड़ाई का अंत एक कप चाय, एक बीड़ी और एक शांत समझौते के साथ हुआ। हल्ला गुल्लापुर में अब भी शोर होता है, लेकिन अब मुरारी और घसीटे की गालियों में जहर नहीं, चाशनी होती है। शाही दरबार का तनाव। मुगल सल्तनत का दरबार हमेशा शान और शौकत से भरा रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आगरा के किले में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। हवा में बारूद की गंध थी। हालांकि कोई युद्ध नहीं चल रहा था। ये तनाव बाहरी दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि दरबार के 2 सबसे शक्तिशाली और जिद्दी स्तंभों, सेनापति शमशेर खान और शाही खजांची ट्रेजरर तोता राम के बीच की जानी दुश्मनी की वजह से था। शमशेर खान एक 7 फुट का पठान था, जिसकी मूंछें तलवार की तरह नुकीली थी। उसे अपनी ताकत पर घमंड था। तोता राम एक नाटे कद के, चश्मा पहनने वाले बेहद चालाक मुनीम थे, जिन्हें अपनी अक्ल और हिसाब किताब पर नाज था। समस्या ये थी कि इन दोनों ने कसम खा ली थी कि वे एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, और अगर गलती से देख लिया तो तलवारें खिंच जाती थी। अध्याय 1, झगड़े की बेतुकी वजह। यह सब शुरू हुआ एक शाही दावत में। शमशेर खान मुर्गा खा रहे थे। हड्डी चबाते हुए उन्होंने जोर से कहा, असली ताकत तो भुजाओं में होती है, दिमाग तो कायरों का हथियार है। पास ही बैठे तोता राम ने अपनी कलम कान के पीछे खसाते हुए ताना मारा, खान साहब, अगर दिमाग ना हो तो भुजाएं सिर्फ गधों की तरह बोझ उठाने के काम आती हैं। बस, बात लग गई। शमशेर खान ने हड्डी फेंक कर मारी, जो तोता राम की पगड़ी पर जा गिरी। तोता राम ने अपनी स्याही की दवात शमशेर खान के नए मखमली कुर्ते पर उड़ेल दी। उस दिन के बाद से दरबार 2 गुटों में बंट गया, सेनापति गुट और खजांची गुट। काम ठप पड़ गया। सेना को वेतन नहीं मिल रहा था, क्योंकि खजांची ने साइन करने से मना कर दिया था, और खजाने की सुरक्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि सेनापति ने पहरेदार हटा लिए थे। बादशाह अकबर का सिरदर्द बढ़ गया था। उन्होंने दोनों को समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। अध्याय 2, बादशाह की बेचैनी और बीरबल की एंट्री। 1 हफ्ता बीत गया। राज्य की व्यवस्था चरमराने लगी।
अकबर ने हताश होकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने माथा पकड़ते हुए कहा, अगर कल शाम तक शमशेर और तोता राम के बीच सुलह नहीं हुई तो हम दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, फांसी देने से समस्या तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको नया सेनापति और नया खजांची ढूंढने में बरसों लग जाएंगे। आप चिंता न करें, मुझे 24 घंटे का वक्त दें। मैं एक ऐसी सुलह कराऊंगा कि ये दोनों जयवीरों की तरह गले मिलते नजर आएंगे। ये कैसे होगा? अकबर ने पूछा। ये एक तिलिस्मी दावत के जरिए होगा, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। अध्याय 3, मौत का फरमान। बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। वो सबसे पहले शमशेर खान के घर गए। शमशेर खान अपनी तलवार की धार तेज कर रहे थे। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, खान साहब, बहुत बुरा हुआ। बादशाह सलामत ने फैसला किया है कि चूंकि आप और तोता राम साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए कल सुबह आप दोनों में से किसी एक को काले पानी की सजा देकर हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। शमशेर खान चौंक गए। क्या? और वह दूसरा कौन होगा? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, यही तो पेंच है। बादशाह ने कहा है कि जो व्यक्ति कम उपयोगी साबित होगा उसे भेजा जाएगा। और सुना है तोता राम ने बादशाह को खजाने का ऐसा हिसाब दिखाया है कि बादशाह मान रहे हैं कि सेनापति तो बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसा ईमानदार खजांची नहीं मिलेगा। शमशेर खान का पसीना छूट गया। तो मैं क्या करूं बीरबल? बीरबल ने कहा, एक ही रास्ता है। आज रात मैंने अपने घर पर एक दावत रखी है। बादशाह वहां गुप्त रूप से आएंगे। आपको वहां साबित करना होगा कि आप तोता राम से बहुत प्यार करते हैं और यह झगड़ा सिर्फ एक अफवाह है। अगर बादशाह को लगा कि आप दोनों दोस्त हैं तो सजा रद्द हो जाएगी। शमशेर खान ने मूंछों पर हाथ फेरा। ठीक है, उस मुनीम को गले लगाना काले पानी जाने से तो बेहतर ही है। अध्याय 4, दूसरी तरफ का खेल। इसके बाद बीरबल सीधे तोता राम के पास गए। तोता राम उस वक्त सोने के सिक्के गिन रहे थे। बीरबल ने वहां भी वही कहानी सुनाई, बस पात्र बदल दिए। तोता राम जी, गजब हो गया। बादशाह को लगता है कि शमशेर खान जैसा बहादुर सेनापति मिलना मुश्किल है, लेकिन हिसाब किताब करने वाला मुनीम तो कोई भी बन सकता है। इसलिए शायद आपको कल सुबह देश निकाला दे दिया जाएगा। तोता राम की चश्मा नाक से खिसक गया। हाय राम, ये तो अन्याय है। उपाय बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, आज रात मेरी दावत में आइए। वहां शमशेर खान भी होगा। आपको बादशाह के सामने नाटक करना होगा कि शमशेर खान आपका सगा भाई जैसा है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाना होगा। अगर बादशाह खुश हो गए तो आपकी नौकरी बच जाएगी। तोता राम ने कांपते हुए कहा, उस राक्षस को खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, जान बचाने के लिए यह भी मंजूर है। अध्याय 5, तिलिस्मी दावत की तैयारी। रात हुई। बीरबल का घर सजाया गया था, लेकिन बीरबल ने एक खास इंतजाम किया था। दावत के कमरे में रोशनी बहुत कम, डिम लाइट रखी गई थी और खाने की मेज एक छोटे से अंधेरे कोने में लगाई गई थी। मेज पर सिर्फ एक ही बड़ी थाली रखी गई थी। बीरबल ने बादशाह अकबर को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया ताकि वे सब देख और सुन सकें। ठीक 8 बजे शमशेर खान और तोता राम पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अंदर ही अंदर खून खौल रहा था, लेकिन काले पानी के डर से दोनों ने जबरदस्ती की मुस्कान, फेक स्माइल चेहरे पर चिपका ली। शमशेर खान, आओ आओ तोता भाई, तुम्हें देखकर तो दिल बाग बाग हो गया। मन में तेरा गला दबा दूं। तोता राम, अरे खान साहब, आप तो ईद के चांद हो गए हैं। मन में काश तुम हमेशा के लिए छायब हो जाओ। बीरबल ने कहा, आइए दोस्तों, बैठिए। आज का खाना बहुत खास है। ये दोस्ती की खिचड़ी है।
रिवाज यह है कि इसे एक ही थाली में खाना होता है। दोनों के चेहरे उतर गए। एक थाली में, उस दुश्मन के साथ, लेकिन मजबूरी थी। दोनों बैठ गए। अध्याय 6, अंधेरे का नाटक और कड़वा सच। बीरबल ने एक और चाल चली थी। उस खिचड़ी में बहुत सारा जमाल गोटा, हल्का पेट खराब करने वाली दवा और बेइंतहा मिर्च मिली हुई थी। लेकिन अंधेरे के कारण उन्हें पता नहीं चला। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, दोनों की आंखों से पानी निकल आया। शमशेर खान खांसते हुए, वाह, क्या क्या स्वाद है। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। उसे लगा अगर बुराई की तो बादशाह नाराज हो जाएंगे। तोता राम सिसकते हुए, बहुत बहुत लजीज है। अब बीरबल ने कहा,